जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी, योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लानिंग इन इंडिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हर साल एनडी एग्जाम्स के अंदर उस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बट इस साल की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं। कोविड 19 सिचुएशन के बाद देश की इकोनॉमी बहुत ड्रास्टिकली तरीके से चेंज हुई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को चेंज करके हमारे देश को इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचाया था। जैसे हमने देखा था कि देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी, बट कोविड 19 की सिचुएशन के बाद यह लग रहा था कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इस एग्जाम के लिए बैंकिंग बॉडीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर्स के अंदर करंट अफेयर्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए। जैसे कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि बैंक्स का जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने थोड़ा सा कम कर दिया। अभी रेपो रेट क्या होता है ये जानना भी आपको जरूरी है। दूसरी चीज यहां पर यह हुआ था कि अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज सुनी होगी कि जिन भी लोगों ने लोन लेके रखा है किसी ना किसी बैंक से और लोन चुकाने में वो असमर्थ हो गए, बिकॉज क्या हुआ है, देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को लूज कर दिया था। इस कंडीशन के अंदर वो लोन चुकाने में बैंक्स का जो लोन चुकाया जा रहा है, जो ईएमआई वो पे करने वाले उस ईएमआई को वो कहीं ना कहीं पे नहीं कर पा रहे थे। तो आरबीआई ने यहां पर उन्हें कुछ समय की मोहलत भी दी थी। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के अंदर बनी हुई थी। दैट्स वाई यहां पर मॉनेटरी पॉलिसीज को और बैंकिंग बॉडीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सारे क्लासेस के जो नोट्स हैं वो फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे आपको शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। शक्ति बैच के लोगो पे क्लिक करते ही आप इस बैच के लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे। शक्ति बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहां पर इस बैच को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बैंकिंग इन इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए यहां पर एक लाइन लिखी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। द बैंकिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। किसी भी देश का जो बैंकिंग सिस्टम होता है, जो बैंक का सिस्टम होता है, वो उस देश की फाइनेंशियल बैकबोन होती है। बैकबोन का मतलब आप सभी को पता होगा, रीढ़ की हड्डी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप और मैं सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास हम कहीं से मनी अर्न करते हैं तो हमारी मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। अगर किसी पर्सन को नया बिजनेस ओपन करना है तो वो लोन लेता है कहां से? बैंक से। सो दैट्स वाई माना जाता है कि फाइनेंशियली जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं या फाइनेंशियली जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। आपको किसी को पैसा देना, आप चेक के थ्रू दे रहे हो, वो भी बैंक्स के थ्रू देते हो। आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट भी कहां से कटता है? आपके बैंक के अकाउंट से कटता है। सो दैट्स वाई ये माना जाता है कि बैंकिंग बॉडीज किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन होती है। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सबसे पहले वहां के बैंक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। जैसे अभी ये बताया जा रहा था, कुछ दिनों पहले न्यूज के अंदर भी था कि देश के अंदर कोविड 19 के बाद बैंक्स का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बट एनपीए बढ़ने के कारण यह माना जा रहा था कि देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। बट आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इस चीज को संभाल लिया और हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने नहीं दिया। तो चलिए यहां पर आज समझते हैं कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है। इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बैंक्स का ले लेते हैं। बैंकिंग बॉडी का मेजर काम एक ही होता है, अगर मैं बात करूं कि अमाउंट को सेव करना। वो मनी को डिपॉजिट करती है और डिपॉजिट करने के बाद वो लोन देती है। आप वहां अपना पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको वहां से लोन भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, जितनी भी कंपनीज होती है, उन्हें जब भी फाइनेंशियल कंडीशंस की, फाइनेंशियल मनी की जरूरत अर्जेंटली पड़ जाती है, वो बैंक्स के पास ही लोन लेने के लिए जाते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हो जाता है। देखिए यहां पर लिखा गया है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर भारत के पहले बैंक की बात की जाए तो आजादी से काफी साल पहले हमारे देश में एक बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 के अंदर बना था और कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। देखिए ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान की पिक्चर है, काफी पुराना बैंक है, कलकत्ता के अंदर से स्टैब्लिश किया गया था।
आज की अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो हमारी बैंकिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा हेड है, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, या अगर मैं ये कहूं कि इंडिया की सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक ऑफ द इंडिया। देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देश के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट बैंक्स का क्या मतलब होता है? ऐसे बैंक्स जो कि किसी प्राइवेट पर्सन ने खोले हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के हैं, जैसे हम आईसीआईसी बैंक की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, ये सारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी पब्लिक बैंक्स है, पब्लिक बैंक का मतलब ये होता है बच्चों सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक्स की बात अगर मैं करूं तो एसबीआई यहां पर आ जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, इसके अलावा अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया भी इसके अंदर आता है। ये सारे बैंक्स कौन से हो जाते हैं? आपके सरकारी बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स भी होते हैं, यहां पर आपने सुना होगा ऐसे बैंक्स जो कि फॉरेन से यहां पर आए हैं। फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो एचएसबीसी एक बहुत बड़ा नाम है यहां पर। तो ये सारे बैंक्स, इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका है? हमारी बैंक की सबसे बड़ी बॉडी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहां तक कि देश के अंदर मनी के मार्केट को कंट्रोल करना, देश के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, यह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही फंक्शन है। चलिए हम समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे कैसे किया गया था। देखिए अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। काफी पुरानी बात है, जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, ये मैं काफी 1922 1925 के समथिंग की बात कर रहा हूं, जब अंग्रेजों ने एक कमीशन एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर एक बैंकिंग बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि देश के अंदर या भारत के अंदर एक ऐसी बैंकिंग बॉडी को खोला जाना चाहिए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। और ये किस कमीशन ने कहा था? ये कहा था हिल्टन यंग कमीशन ने। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया एज ए प्राइवेट बैंक। याद रखिएगा, अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया था। अगर मैं ये बात करूं कि किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू रिजर्व बैंक को देश में एस्टैब्लिश किया गया था। अब देखिए यहां पर इसे एज ए प्राइवेट बैंक उस टाइम पे बनाया गया था। इसके बाद 1947 में जैसे ही देश को आजादी मिली, भारत को भी फाइनेंशियली रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैंक की जरूरत थी। एक ऐसा बैंक जो कि देश को फाइनेंशियली रिप्रेजेंट करे और देश के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करे, देश के अंदर जो बैंकिंग बॉडीज है उनको कंट्रोल करे। इसी बात को देखते हुए 1949 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। दैट मींस इसे प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक बना दिया गया, या सरकार की हिस्सेदारी इस बैंक के अंदर हो गई थी। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था, तो आपको ईयर याद रखना है 1949 के अंदर भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे नेशनलाइज कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा के अंदर था। 1935 के अंदर जब स्टैब्लिश किया गया था, शुरुआती तौर पे कैलकाटा के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि 1935 1934 की मैं बात करूं, अंग्रेजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था वो कैलकाटा ही था। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो बनाते थे, जो भी इंपॉर्टेंट वहां पर अगर इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैलकाटा के अंदर खोदना चाहते थे। तो यहां पर शुरुआती तौर पर 1935 के अंदर जब आरबीआई बना, इसका हेडक्वार्टर उन्होंने कैलकाटा के अंदर स्टैब्लिश करा। बट 1937 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। आरबीआई वहीं पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी वहीं पर है, तो देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को माना जाता है। तो 1937 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो मुंबई में सेटअप कर दिया गया था। आज भी आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही सेटअप किया गया है। याद रखिएगा, आरबीआई में आप और हम अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं, याद रखिएगा। ये नॉर्मल बैंक की तरह नहीं है, इट्स द बैंकर ऑफ द बैंक। ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, बैंकिंग बॉडीज को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। तो नॉर्मल बैंकिंग के फंक्शंस आरबीआई यहां पर नहीं करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि जैसे मैंने बता दिया आपको, कैलकाटा के अंदर पहले इसका ऑफिस था या हेडक्वार्टर था।
अगर करंट सिनेरियो की फैक्चुअल कुछ पॉइंट्स की बात की जाए यहां पर, तो आरबीआई के अंदर जो हेड होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं, उन्हें गवर्नर कहा जाता है। तो यहां पर अगर आरबीआई के पहले हेड की बात की जाए, जो कि 1935 के अंदर थे, जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ। ये उनका पिक्चर है। सर ऑसबर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। पहले गवर्नर, करंट गवर्नर, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर फैक्चुअल पॉइंट की यहां पर बात की जाए, तो ये अगर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, क्योंकि 1935 के अंदर जो गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ की मैं बात करूं, तो ही वाजंट एन इंडियन, ये भारतीय नहीं थे, ये तो ब्रिटिशर्स थे। पहले इंडियन गवर्नर की बात की जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, तो उनका नाम याद रखिएगा, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें सी डी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सी डी देशमुख। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहले गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वो कौन आ जाएंगे, सर ऑसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा। अगर आज की मैं बात करूं, करंटली आरबीआई के जो गवर्नर हैं, अभी करंट सिचुएशन के अंदर प्रेजेंटली जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका नाम है श्री शक्तिकांत दास जी। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी करंट के अंदर है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की अगर बात की जाए कि कंपोजिशन ऑफ आरबीआई, कंपोजिशन ऑफ आरबीआई की मैं बात करूं, टोटल 21 मेंबर्स की एक कमिटी काइंड ऑफ होती है आरबीआई के अंदर। इसमें एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, याद रखिएगा। आरबीआई के अंदर गवर्नर तो एक ही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो एक ही हैं, बट अगर मैं डिप्टी गवर्नर्स की बात करूं, तो हमारे देश में आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर होते हैं। गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। डायरेक्टर रिप्रेजेंटेड द लोकल बॉडीज की 4 जो आरबीआई के ऑफिसेस हैं, उन लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट करने वाले 4 डायरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। यहां पर आरबीआई की पहली महिला गवर्नर की अगर मैं बात, पहली महिला डिप्टी गवर्नर की अगर मैं बात करूं, पहली बार अभी तक आरबीआई की कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है, ये याद रखिएगा। जितने भी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो पुरुष ही बने हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने प्लानिंग वाला देखा हो तो मैंने बताया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। हमारे जितने भी नोट्स हैं जिन पे सिग्नेचर किया जाता है, वो आरबीआई के गवर्नर का ही होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर की मैं बात करूं, तो यहां पर के जी ओडिशी, ये हमारी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फैक्चुअल चीजें है ना, फैक्चुअल चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना जरूरी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। फैक्चुअल चीजें वो ज्यादा यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं, आरबीआई क्या क्या फंक्शंस निभाता है, आरबीआई क्या क्या काम करता है। अब देखिए आरबीआई के मेजरली तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट इन फंक्शंस को प्रॉपरली जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आरबीआई ही हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं देश के अंदर मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने वाली बॉडी, ये भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। चलिए इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। पहले फंक्शंस की बात की जाए, देखिए यहां पर पिक्चर्स आ गए हैं। इशू करेंसी नोट्स, देश के अंदर करेंसी को इशू करने का अधिकार, नोट्स को इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। हम या आप अपने घर पे नोट्स नहीं छाप सकते जब तक आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं मिलेगी, नोट्स की छपाई स्टार्ट ही नहीं होती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इशूअर ऑफ करेंसी एंड नोट्स कौन है, यहां पर आरबीआई है। जितने भी देश के अंदर नोट्स होते हैं जो छापे जाते हैं, वो किसके थ्रू छापे जाते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, याद रखिएगा। हाँ, उसके अलग अलग प्लांट्स होते हैं अलग अलग जगह पे, जहां पर नोट्स की फैक्ट्री होती है, वहां से नोट्स को इशू किया जाता है। बट कितने नोट्स इशू करने हैं, कब इशू करने हैं, कहां से इशू करने हैं, ये सारे के सारे अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इन नोट्स के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं, आप देखिएगा आपके पास अगर नोट है, इन नोट्स के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं, आप 10 रुपीज के नोट्स की बात कर रहे हैं, 5 रुपीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 100 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, इन नोट्स पे जितने भी सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ही होते हैं। बट यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, हमारा जो 1 रुपीज का नोट होता है बच्चों, जो 1 रुपए का नोट होता है, उस पे सिग्नेचर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के नहीं होते हैं, याद रखिएगा। उस पे सिग्नेचर किसके होते हैं, देखिए लिखा समझ में आ रहा होगा आपको, वित्तीय सचिव,
फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर हमारे 1 रुपीस के नोट के ऊपर होते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। हाँ, बाकी सारे जो नोट्स होते हैं उन्हें इशू कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। सिग्नेचर भी किसके हो रहे हैं? गवर्नर के होते हैं। बट जो 1 रुपीस का नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। अब यहां पर कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारा देश फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो हमने नोट क्यों नहीं छाप लिए? हमारे ही तो देश, आरबीआई तो हमारे देश का ही है ऑर्गेनाइजेशन। अगर देश के अंदर पैसों की कमी पड़ रही है, गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्यों अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर नोट नहीं छाप लिए जाते? तो देखिए यहां पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, इसको 2 से 3 पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज, जब भी नोट छापे जाते हैं, आरबीआई जितनी करेंसी छापता है उतनी करेंसी के बदले वो गोल्ड अपने पास रखता है, कि जितने रुपीस का गोल्ड आरबीआई के पास है वो उस टाइम पे उतनी ही करेंसी छापता है, मन से करेंसी नहीं छापता है। गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रखेगा, उसके बाद वो करेंसी को छापता है। दूसरी चीज, अगर हमने करेंसी को ज्यादा छाप भी लिया तो देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे लोग अमीर हो जाएंगे। आप सोचिए कि एक मोहल्ला है जहां पर सारे लोग अमीर हैं, तो वहां पर चीजों के प्राइसेस क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब देश है जहां पर सारे लोगों के पास 1 करोड़ रुपीस है, सबके पास 1 करोड़ रुपए। अब कोई कार की कीमत अगर 5 लाख रुपए है, तो यहां पर लोग उस 5 लाख के बदले ज्यादा भी दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है? कीमत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ये याद रखिएगा, इसे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी भी कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लानिंग इन इंडिया के अंदर कि इंदिरा गांधी जी ने मनी का डीवैल्यूएशन किया था। तो जब करेंसी को ज्यादा अमाउंट में अगर छाप दिया जाता है तो मनी का डीवैल्यूएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम मनी को ऑटोमेटिकली कभी भी अपने हिसाब से नहीं छाप सकते हैं। चलिए, पहला फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात की जाए बच्चों आरबीआई का, तो आरबीआई कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को, बैंकर टू द अदर बैंक्स। आरबीआई बैंक है। बैंक का क्या मतलब है? अगर इन बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती, हाँ बैंक्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है। आपको लग रहा होगा कि नहीं बैंक्स तो लोन देते हैं, नहीं बच्चों, बैंक्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है। कई बार बैंक्स के ऊपर भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। अगर देश के अंदर इन बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं आरबीआई के पास। तो दैट्स व्हाई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ अदर बैंक्स भी कहा जाता है, कि दूसरे बैंक्स का जो बैंकर है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए जितने भी बैंक्स हैं, यहां पर आपको प्राइवेट बैंक्स दिख रहे होंगे, सरकारी बैंक दिख रहे होंगे, फॉरेन बैंक्स दिख रहे होंगे, यहां पर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी दिख रहे होंगे, है ना, पेमेंट्स बैंक भी दिख रहे होंगे, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ये ऐसे बैंक्स होते हैं बेसिकली जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। पेटीएम का कोई अलग से बैंक नहीं है, वो तो आप फोन से कर देते हैं। तो ऐसे बैंक्स को भी रेगुलेट कौन करता है हमारे देश में? आरबीआई ही करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। और इन बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को भी पूरा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात की जाए बच्चों, कि इट्स द बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। इट एक्ट एज द बैंकर एंड एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज द ड्यूटी टू मेक पेमेंट्स, टैक्स एंड डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और लास्ट में इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। देखिए यहां पर क्या, ये सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे देश को रिप्रेजेंट फाइनेंशियली कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक की अगर यहां पर बात की जाए, कि देश को अगर कहीं से बोरोइंग लेनी है, उधार लेना है, और किसी मान लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से हमने $500 मिलियन का फंड जो है वो बोरो किया है। अब ये फंड हमारा जमा कहां पे होगा? ये जमा होगा आरबीआई में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। मान लेते हैं कि हमने एक पेमेंट करना है, हमने यूएसए से ऑयल मंगवाया है, ऑयल का पेमेंट आपको करना है, किसमें करना है? डॉलर्स में करना है। अब वो पेमेंट कौन करेगा डॉलर्स के अंदर? वो पेमेंट कौन करता है? करेगा भारत सरकार ही करेगी, बट करेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बट किसके बिहाफ पे करेगा? इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर करेगा। आप जितना भी रेवेन्यू, टैक्स, ये सारा जो जमा होता है वो कहां पर होता है? वो आरबीआई के अंदर ही होता है। और गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ये देखिए लिखा है यहां पर, इट हैज द ड्यूटी टू मेक पेमेंट्स, टैक्सेस एंड डिपॉजिट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के बिहाफ के ऊपर ये अपनी फाइनेंशियल ड्यूटीज को निभाता है। मनी को डिपॉजिट करता है, मनी को स्पेंड करता है, कई बार टैक्सेस को चुकाया जाता है, टैक्सेस को भरा जाता है, बोरोइंग्स को चुकाया जाता है, अगर कहीं से पैसा मिल रहा है तो उसको जमा किया जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यहां पर,
इट गिव्स फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। सरकार को जब भी फाइनेंशियली कोई एडवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी कोविड सिचुएशन के बाद देश के अंदर काफी फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज आ गई थी, देश की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी शेकन होने लगी थी। यहां पर गवर्नमेंट ने कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एडवाइस ली थी कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने हिसाब से काम करता है। तो गवर्नमेंट यहां पर इसकी एडवाइस ले सकती है, और सरकार ने यही किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियली एडवाइस ली गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो हमारा आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाहर का जितना भी पैसा हमारे जिस फंड के अंदर रखा जाता है, जिसे फॉरेन रिजर्व भी कहा जाता है, इसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। बाहर से आने वाली जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, या कि अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूं कि देश के अंदर अगर आप डॉलर्स, स्टर्लिन, पाउंड्स जहां पर सिक्योर करके रखते हैं, जो बाहर की अमाउंट होती, फॉरेन करेंसी होती, वो कहां पर रखते हैं आप? आपके फॉरेन रिजर्व के अंदर रखते हैं। अब ये फॉरेन रिजर्व किसके कंट्रोल में होता है? ये कंट्रोल में होता है आरबीआई के। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल का पेमेंट करना है यूएसए को, अब वो रुपीज में तो करोगे नहीं आप, वो करोगे डॉलर के अंदर। अब वो डॉलर आप कहां से निकाल के दोगे? इस फॉरेन रिजर्व से निकाल के दोगे। इस फॉरेन रिजर्व से निकाल के देने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। तो ये जो फॉरेन रिजर्व है ये किसके कंट्रोल में होता है? ये कंट्रोल में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर फॉरेन रिजर्व से पेमेंट करता है, और पेमेंट्स को कई बार रिसीव भी करता है। तो फॉरेन रिजर्व में क्या क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। पहले तो आपकी हो जाती है जितनी भी अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसी होती है, जो फॉरेन करेंसी होती है, वो भी हमारी फॉरेन रिजर्व के अंदर आती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड। आपको लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फॉरेन रिजर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी को रखा जाता होगा, डॉलर को, स्टर्लिन को, पाउंड्स को, येन को, इसमें रखा जाता होगा। नहीं बच्चों, इसके अलावा यहां पर गोल्ड को भी रखा जाता है। हमारा जो गोल्ड रिजर्व होता है, जितना भी देश का सोना है, जो सरकार के पास सरकारी सोना है, जैसे हमने देखा था 1991 की जब हम पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो आईएमएफ के पास हमने अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रख दिया था, और उसके बदले में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमको पैसा दिया था। तो जो गोल्ड रिजर्व है ये भी कहां पर रखा जाता है? बेसिकली हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर ही आता है। और फॉरेन रिजर्व को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? यहां पर रेगुलेट कौन कर रहा है? कौन सी कस्टडी कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली थी होगी फॉरेन करेंसी, दूसरा हो गया गोल्ड। गोल्ड के अलावा यहां पर जो एसडीआर होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। अभी हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि एसडीआर क्या होते हैं, जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले चैप्टर को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब एसडीआर को आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसडीआर को भी फॉरेन रिजर्व के अंदर ही रखा जाता है, याद रखिएगा। और फॉरेन रिजर्व का कस्टडियन कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, आरबीआई के। आरबीआई का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। मार्केट के अंदर मनी को रेगुलेट करना, मार्केट के अंदर क्रेडिट को रेगुलेट करना, मार्केट में कितना पैसा किस रेट पे बैंक उधार देंगे, दैट मींस ये भी डिसाइड कहीं ना कहीं कौन करता है? आरबीआई ही करता है। कोई बैंक कितने परसेंट के ऊपर उधार देगा लोगों को, ये डिसाइड करने का काम भी कहीं ना कहीं किसका होता है? आरबीआई का ही होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस की बात कीजिए आरबीआई की, तो इसका पहला फंक्शन होता है आरबीआई रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी कितनी जा रही है, मनी का सप्लाई कितना हो रहा है मार्केट्स के अंदर, कि डिसाइड भी कहीं ना कहीं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे करता है? मार्केट में जब मनी के सप्लाई को बढ़ाना होता है, कि मार्केट के अंदर अगर मनी को ज्यादा बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करता है? अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है तो बैंक्स उससे लोन लेते हैं, और वही लोन आप में और मार्केट के अंदर कम रेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? उन रेट्स को बढ़ा देता है। और जब रेट्स को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक्स कम बोरोइंग करते हैं, और मार्केट के अंदर लोग भी लोन कम लेते हैं। क्यों लेते हैं कम? क्योंकि अभी लोन का रेट बहुत ज्यादा है ना। ये चीजें अभी हम पढ़ेंगे आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स के अंदर। इस तरीके से मार्केट के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। चलिए यहां पर इसके नेक्स्ट पॉइंट की भी बात कर ली जाए, कि पूरे के पूरे मार्केट को, देश के पूरे मनी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, कमर्शियल मार्केट की बात कर रहा हूं, ये सारे मार्केट को हमारा
आरबीआई ही कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी फाइनेंशियली रेगुलेटरीज आती हैं या फाइनेंशियली जिस तरीके से मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, वो सारा का सारा आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर रहा है, याद रखिएगा। और मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी, ये कोई सरकारी आयोग नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर तो आता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंट्रोल नहीं करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या बनानी है, कैसे बनानी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं कर सकती है, ये आरबीआई खुद की जो बॉडी है, उसके जो गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर से आरबीआई की जो कमिटी है, सिर्फ वही डिसाइड करती है। चलिए नेक्स्ट फंक्शंस की हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आरबीआई को हमने समझ लिया है, बैंकिंग सिस्टम को भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली समझा है, क्योंकि एनडीए एग्जाम के लिए आपको बैंकिंग सिस्टम को बहुत डीपली समझने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम में बैंकिंग सिस्टम बहुत डीपली लेवल से आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो बेसिक्स से ही पूछे जाएंगे, और बेसिक्स के अंदर भी आरबीआई को हमने यहां पर कवर कर लिया है। चलिए अब देखते हैं यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर मनी मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसीज, और इस तरीके उससे किस तरीके से देश के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए, सेंट्रल बैंक यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्रीज इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक का बेसिकली मतलब ये होता है, किसी भी देश का, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही किसी दूसरे बैंक का, देश का जो बैंक सेंट्रल बैंक है वो अलग होगा, वो उस कंट्री के नाम से होगा। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ही वो अलग अलग पॉलिसीज बना के क्या करता है? देश के अंदर जो मनी है, उसे, मनी के सप्लाई को क्या कर देता है? कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर देश के अंदर मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, देश के अंदर मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? महंगाई। याद रखिएगा कि देश के अंदर मनी का सप्लाई आपने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, तो देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे किया जाता है इन मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या लिखा है यहां पर। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई and interest rate and is the demand side economy policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर डेफिनेशन को देख के घबराना नहीं कि बड़ी मुश्किल सी लैंग्वेज लग रही इकोनॉमिक्स की, कोई घबराने की बात है ही नहीं बच्चों। मैंने पहले भी कहा इकोनॉमिक्स बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है। आप रेगुलर लाइफ के अंदर आप इसको कैलकुलेट करो, रेगुलर लाइफ की तरह से इसको समझो, तो आपको इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा आसान सा लगेगा। यहां पर बेसिकली सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही पहले तो क्या करते हैं? मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, मार्केट के अंदर महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली अगर यहां पर बात की जाए तो मार्केट के अंदर आप जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आते हो, वो इन मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ही लेके आते हो। और टाइम टाइम पे आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू मार्केट को कंट्रोल करता है। और कोविड-19 सिचुएशन के बाद इन 2 साल में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के बहुत सारे टूल्स का यूज किया है, क्योंकि इसी टूल्स के सहयोग से, इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू आज हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल लेवल के ऊपर आ गई है। हाँ, देश के अंदर समस्याएं अभी इकोनॉमिकली चल रही हैं, और वो कहां नहीं चल रही, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली इश्यूज आ रहे हैं कोविड-19 सिचुएशन के बाद। सेम इश्यूज अगर इंडिया में भी आ रहे हैं, बट अगर हम आज भी अदर डेवलपिंग नेशन से हमारे देश को कंपेयर करें तो हमारा देश काफी आगे है। हमारे देश की कंडीशन इकोनॉमिकली अभी उतनी वीक नहीं हुई है जितनी दूसरे नेशंस की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि देश के अंदर कोविड-19 सिचुएशन की पहली लेयर, दूसरी लेयर के बाद इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? बैंकिंग सेक्टर पे। मैंने बताया था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लोड ज्यादा आएगा और इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट फॉर्चुनेटली मॉनेटरी पॉलिसीज और आरबीआई की इन पॉलिसीज के थ्रू हुआ ये कि कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल हो गई। याद रखिएगा, देखिए एक
कई बार कहा जाता है कि देश की पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान तो नहीं कर रही है, बहुत विकास को पीछे ले जाती है, बात बिल्कुल सही है। बट क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी देश का अगर मार्केट ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है मतलब अगर वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, लोग ज्यादा चीजें परचेस करेंगे, और ज्यादा चीजें परचेस करेंगे यहां पर तो ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर आता है, तो जिससे मार्केट की इकोनॉमिकली हालत भी कई बार सुधर जाती है। तो ये कहा जा रहा था कि पॉपुलेशन का इस बार हमारे देश को थोड़ा सा फायदा मिला था ना, क्योंकि पॉपुलेशन जरूरी नहीं है कि सबके पास ही पैसा था, सबने चीजें परचेस कर लिए, बट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का थोड़ा सा फायदा हमको मिला था। चलिए आगे समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। अब यहां पर इन मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाता कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है ये कमिटी के थ्रू बनाई जाती है जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस कमिटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। देश के अंदर जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जा रही है, इन मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू देश में मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है, मनी के सप्लाई को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए कमिटी बनाई गई है जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसके अंदर 6 मेंबर्स है। अभी 6 मेंबर्स कौन है आप ये जान लीजिएगा। देखिए यहां पर आरबीआई की तरफ से 3 लोग ऑफिशियल्स होते हैं, दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 लोग होते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें गवर्नर तो होंगे ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, और 3 मेंबर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। भारत सरकार 3 लोगों को नॉमिनेट करती है इस कमिटी का मेंबर बनने के लिए। अब ये 3 लोग कोई स्पोर्ट्स से नहीं होते हैं, कोई एक्शन से नहीं होते, कोई आर्ट से नहीं होते हैं, या कॉमर्स से नहीं होते। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जो 3 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं ये ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, इकोनॉमिस्ट होते हैं, देश के अंदर इकोनॉमिक और फाइनेंस सेक्टर को जानने वाले अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसे 3 लोगों को यहां पर भारत सरकार नॉमिनेट करती है, और इन 3 लोग और 3 लोगों दैट मींस 6 लोगों को मिलाकर क्या बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और यही कमिटी देश के अंदर अलग अलग इकोनॉमिकल टूल्स को इंप्लीमेंट करती है, देश के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज को, जिसके थ्रू देश की फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है या फाइनेंशियल कंडीशन को और अच्छा किया जाता है। चलिए यहां पर समझ लेते हैं कि कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स हैं यहां पर। देखिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं, पहले 2 टाइप हम समझ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स की बात की जाए बच्चों, तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है 2 टाइप की। एक होती है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपांशन करना। एक्सपांशन का क्या मतलब होता है पता होगा आपको, फैलाना, बढ़ाना। मार्केट के अंदर जब भी मनी के फ्लो को बढ़ाना है, दैट मींस मार्केट के अंदर पैसा कम हो गया है, अब मनी के फ्लो को बढ़ाना है, तो आरबीआई जिस तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करता है वो कौन सी होती है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसके थ्रू मार्केट में ज्यादा पैसा जाए। ज्यादा पैसा कैसा जाएगा, रेट्स इंटरेस्ट के कम कर देगी, इंटरेस्ट के रेट कम कर दिए तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो होता है। तो नॉर्मली यहां पर जब इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती है, जब मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ावा दिया जाता है, इसी पॉलिसीज को कहा जाता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा एक दूसरे तरह की पॉलिसी होती है, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन करना मनी का, दैट मींस मनी को निकाल लेना। जब मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से मनी को निकाल लिया जाता है कि बैंक रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो अब कोई लोन ही नहीं लेने वाला है, तो इस तरह की जब पॉलिसीज को यूज किया जाता है तो ये वाली पॉलिसीज कहलाती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। इन 2 तरह की पॉलिसीज का यूज करके ही आरबीआई जो है वो देश के अंदर इकोनॉमी को या हमारे मार्केट को कंट्रोल करता है। चलिए इसका नेक्स्ट फंक्शंस को हम समझते हैं, नेक्स्ट फंक्शंस क्या कह रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स का यूज करता है। देखिए टूल्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। अगर यहां पर बात की जाए तो कुछ मेजर टूल्स ही हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। जैसे बात की जाती कैश रिजर्व रेशो जिसे सीआरआर के नाम से जाना जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जिसे एसएलआर के नाम से जाना जाता है, रेपो रेट जो आपने सुना होगा न्यूज में कई बार बना रहता है कि रेपो रेट कम हो गई है, ज्यादा हो गई है। इसके बाद अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट के बाद बैंक रेट आता है, और लास्ट में आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओस। ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ना। मैं बहुत डिटेल में इन चीजों के नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको इन चीजों का ओवरव्यू लेने की जरूरत है। चलिए इन सारे फंक्शंस को एक प्रॉपर वे के अंदर समझते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं। चलिए
अगर पहली बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशो। देखिए ध्यान से इस ग्राफिक्स को देखिएगा। अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन को कुछ पैसा बैंक में जमा करवाना है, और यहां पर जब वो पैसा बैंक में पर्सन जमा करवाता है तो उस पैसे का कुछ परसेंट आरबीआई के पास चला जाता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों होता है? कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई ये कहता है कि बैंक्स का, जितने भी बैंक्स के पास जितना भी पैसा है, जितना भी उनका एनडीटीएल है, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स का। मेरे एक बैंक के अंदर अगर मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं तो मैं एटीएम कार्ड से या पेटीएम से कभी भी निकाल सकता हूं, उसे कहते हैं नेट डिमांड। और एक होता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है जैसे आप ड्राफ्ट बना लेते हैं, या आप, अगर मैं बात करूं बेसिकली 10 लाख का, 50 लाख का आपने डिपॉजिट कर लिया है, बैंक डिपॉजिट बना दिया है। अब वो डिपॉजिट को आप कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर 5 साल के लिए आपने वो पैसा डिपॉजिट करा है तो 5 साल के बाद ही आप निकालोगे। हाँ, बीच में आप निकाल तो सकते हो बट फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इन दोनों चीजों को मिला के कहा जाता है एनडीटीएल। तो आरबीआई ये कहता है कि जितने भी भारत के अंदर, देश के अंदर बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कमर्शियल बैंक्स हो, उन सभी को जितना भी उनके पास पैसा डेली बेसिस पे जमा हो रहा है, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करवाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करवाना पड़ेगा। कई बार ये कहा जाता है कि गोल्ड के अंदर भी सीआरआर को जमा किया जा सकता है, बट अगर मैं बेसिक पॉइंट की बात करूं तो कैश फॉर्म के अंदर वो सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाना पड़ता है। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों? अगर बैंक के पास हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो वो पैसा बैंक के पास ही होना चाहिए, उसका कुछ थोड़ा सा पैसे का परसेंटेज आरबीआई अपने पास क्यों रखता है? देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है। ये जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो का जो फंक्शन है, ये एज अ सेफ्टी वॉल्व काम करता है। हो सकता है कि कल ये बैंक डूब जाए। अब ये बैंक डूब गया तो इस पर्सन का जितना भी पैसा था वो किसने कहां जमा कर दिया था? इस बैंक के अंदर जमा किया था। अब वो पैसा तो उसका डूब जाएगा, बट नहीं, यहां पर इस पर्सन का जो भी पैसा था उसका कुछ परसेंट किसके पास चला गया था? आरबीआई के पास सेफ्टी के फॉर्म में चला गया है। तो अगर बैंक्स डूब भी जाते हैं, बैंक्स के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, तो कस्टमर का पैसा नहीं डूबना चाहिए। हाँ, पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट उसका कुछ परसेंट कंपनसेशन दिया जा सके। सो दैट्स व्हाई सीआरआर जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर काम करता है? एज अ सेफ्टी वॉल काम करता है। आपको ये चीज याद रखनी है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास जितना भी पैसा जमा होता है डेली बेसिस के ऊपर, उसका कुछ परसेंटेज उनको कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होता है। याद रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जो पैसा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करते हैं उसके लिए यहां पर इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, देखिए यहां पर लिखा है, इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। The commercial banks have to hold a certain minimum amount of deposit as a reserve with the central bank in form of cash. The percentage of cash required to be keep in reserve as against the bank's total deposit is called the cash reserve ratio. वही बात जो अभी हमने करी है कि जितना भी बैंक्स के अंदर टोटल डिपॉजिट पैसा जमा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज किसके पास जमा करना होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होता है। और ये जो सर्टेन परसेंटेज है इसी को क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि कैश ये रिजर्व है, किसके पास रिजर्व है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या आरबीआई के पास। देखिए नेक्स्ट यहां पर मैंने एक चीज बताई है कि जो पैसा आरबीआई के पास रिजर्व होता है उसके ऊपर इन बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? आप अगर बैंक में 10 लाख रुपए जमा करवाते हो तो आपको हर साल या हर महीने कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है। 10 लाख के ऊपर मान लो 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, 2% का इंटरेस्ट मिलेगा साल भर का। अब देखो यहां पर बैंक्स क्या कर रहे हैं, जो उनके पास, बैंक के पास पैसा जमा था उसका कुछ परसेंट वो किसके पास जमा करवा रहे हैं? आरबीआई के पास जमा करवा रहे हैं। तो उन बैंक्स को भी तो उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट नहीं, सीआरआर के अंदर बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने बैंक के अंदर कितने रुपीस डिपॉजिट करें? 1000 रुपीज डिपॉजिट बैंक के अंदर कर दिए हैं। अब बैंक के अंदर अगर कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर का रेट चल रहा है 4% के हिसाब से, अब 4% के हिसाब से अगर सीआरआर का रेट चल रहा है तो बैंक के अंदर उस पर्सन के 960 रुपीज ही डिपॉजिट होंगे, क्योंकि इसका जो 4% के हिसाब से जो 40 रुपीज है वो किसके पास चले जाएंगे? आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में
चले जाते हैं। याद रखिएगा, एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हमने इस चीज को समझ लिया है ना। देख लीजिए आप एक बार क्या ग्राफ कह रहा है कि 1000 रुपीज जमा करे, 4% का सीआरआर का रेट चल रहा है यहाँ पर, तो 4% 1000 का कितना होगा 40 रुपीज। तो ये जो 40 रुपीज है वो आरबीआई के पास चले जाते हैं, और उस बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट है वो कितना होगा 960 रुपीज ही होगा, पूरा 1000 रुपीज नहीं होगा, क्योंकि कुछ परसेंट किसके पास रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, कैश रिजर्व रेशो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैश रिजर्व रेशो का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि बैंक्स इसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास जितना कम पैसा जमा होगा उतना कम लोन वो मार्केट में डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन क्या है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। मैंने आपको अभी भी बोला है, बैंक जो पैसा देता है ना, लोगों को बांटता है, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा होता है। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वही लोन के फॉर्म में बैंक बांट देता है कई बार, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो अब अगर हमने 1000 रुपए जमा करवाए तो बैंक कितना दे सकता था लोन, 1000 का दे सकता था, बट अब बैंक्स को क्या करना पड़ रहा है, बैंक्स को सीआरआर के फॉर्म के अंदर कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ रहा है। अब जो पैसा आरबीआई के पास जमा हो गया अब वो लोन के फॉर्म में दे नहीं पाता है, तो बैंक्स हमेशा सीआरआर को नेगेटिव के फॉर्म्स में देखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं हमेशा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर। सीआरआर के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसएलआर। ये भी तकरीबन सीआरआर के जैसा ही। एसएलआर का बेसिकली मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे एसएलआर के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, हर बैंक्स को आरबीआई के पास, या कह सकते हैं आरबीआई के पास डायरेक्टली तो नहीं, बट हर बैंक को गोल्ड के फॉर्म में, रुपीस के फॉर्म में, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में कुछ पैसा अपने पास जमा करके रखना होता है। इसे ही कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जैसे वहां पर आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में पैसा जमा किया जा रहा था, वैसे ही यहां पर आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि हर बैंक को या तो गोल्ड के फॉर्म में, या कैश के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जितना भी उनके पास डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंटेज जमा करके रखना पड़ेगा, उसको वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकती हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये याद रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं क्या हुआ है यहां पर। मान लेते हैं किसी पर्सन ने 1000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक के अंदर। अब 1000 रुपए डिपॉजिट करे और एसएलआर का जो रेट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का जो रेट है वो 20% चल रहा है। तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, 800 रुपए का बैलेंस तो बैंक्स अपने पास रखते हैं, और जो 1000 रुपए का 20% जो कि कितना होगा बच्चों 200 होगा, उस 200 रुपीज को या तो गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं कि कैश के फॉर्म में बैंक्स को अपने पास ही रखना होता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, popularly called SLR, is the minimum percentage of deposit that the commercial banks maintains through gold, cash or other government securities. However, these deposits are maintained by the banks themselves and not with the RBI or Reserve Bank of India. मैंने पहले भी कहा है कि CRR को तो RBI के पास जमा करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, बट SLR जो है वो बैंक्स खुद के पास ही मेंटेन कर सकते हैं, RBI के पास इसे भेजने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसएलआर के ऊपर बैंक्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर बैंक्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट कौन दे रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। यहां पर सीआरआर के ऊपर, कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा था, बट एसएलआर के अंदर बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए बैंक्स को दो चीजें सिक्योर करके रखनी पड़ती है, एक तो उसको सीआरआर भी अलग से रखना पड़ेगा और एसएलआर भी अलग से रखना पड़ेगा कि 1000 रुपीज अगर मैंने दिए हैं बैंक्स के अंदर जमा करें, तो पूरा 1000 रुपीज बैंक्स जो है उसको खर्चा नहीं कर सकता, लोन के फॉर्म में बांट नहीं सकता है। उस 1000 रुपीज का कुछ परसेंट बैंक को सीआरआर के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा, कुछ परसेंट जो है वो बैंक को किसके फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा, बैंक को जो है वो एसएलआर के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड किसकी बात करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों तो वो होता है रेपो रेट। जैसे अभी न्यूज के अंदर आता रहता है कि रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है, रेपो रेट्स को आरबीआई ने कम कर दिया है। चलिए समझते हैं रेपो रेट होता क्या है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या होता है कि कई बार कमर्शियल बैंक्स को
अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। डे टू डे रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अपने सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए इन बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है। अब ये लोन कहां से लेते हैं? ये लोन ले सकते हैं आरबीआई से, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें जिस रेट के ऊपर लोन देता है उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका क्या मतलब है? आप नॉर्मली अगर लोन लेने जाते हैं किसी बैंक के पास तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है। बैंक कुछ कोलेट्रल रखवाता है, कुछ गिरवी रखवाता है सिक्योरिटी के फॉर्म में, कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो फिर इस लोन की रिकवरी कैसे की जाएगी। ऐसे ही आरबीआई के पास जब कमर्शियल बैंक्स लोन लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल या गिरवी रखवाना पड़ता है यहां पर। और याद रखिएगा, रेपो रेट के लिए कोलेट्रल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोलेट्रल जो है वो रेपो रेट के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये लोन कौन ले रहा है? ये कमर्शियल बैंक्स लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, बेसिकली ओवरनाइट बेसिस के लिए लिए जाते हैं। बहुत 5 साल 10 साल 6 साल का लोन नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। बहुत छोटे से समय के लिए ओवरनाइट बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है। अब जैसे मान लेते हैं कि रेपो रेट था 9%, किसी बैंक को जरूरत पड़ी, उसने किसके पास गया? वो आरबीआई के पास गया। उसने आरबीआई से कहा कि मुझे यहां पर 100 रुपीज की जरूरत है। अब आरबीआई उस समय उसको 100 रुपीज दे देगा, बट जब ये बैंक उसे पैसा लौटाएगा वापस तो 100 की जगह कितना लौटाना पड़ेगा उसको? 109 रुपीज, क्योंकि रेपो रेट का जो परसेंटेज चल रहा है वो कितना चल रहा है? 9% चल रहा है। और जब आरबीआई उस बैंक को लोन भी प्रोवाइड करेगा तो लोन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करने वाला है, उसके बदले में वो कोलेट्रल लेगा। कोलेट्रल का क्या मतलब होता है? गिरवी रखने के लिए कुछ अपनी सिक्योरिटी लेगा। और वो कोलेट्रल क्या रहता है? बेसिकली क्या लेते हैं? कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास जमा करवा के रखते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते बेटा। ऐसे रेपो रेट के अलावा दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये भी रेपो रेट जैसा ही है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, बेसिकली जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो कुछ पैसा आरबीआई को लोन के फॉर्म में दे देते हैं। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अरे सर, आरबीआई को लोन की क्या जरूरत है? वो तो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसे लोन की क्या जरूरत होती है? तो बच्चों एक पॉइंट बड़ा सिंपल सा होता है। जब बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक ज्यादा लोन मार्केट में बांटना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट में ज्यादा लोन जब दिया जाएगा तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा। और मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, मार्केट में अगर मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाती है। दैट्स वाई इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जब भी बैंक्स के पास एक्सेसिव मनी आ जाती है वो उस मनी को लोन के फॉर्म में किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं। अब आरबीआई को जब वो लोन के फॉर्म में देते हैं तो बैंक्स भी आरबीआई से क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं उस मनी के बदले में। चलिए इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स विद इन द इकोनॉमी। की हमारा देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब वो मनी बोरो करने लगता है दूसरी इकोनॉमीज के साथ, या बेसिकली बात करें दूसरे मनी जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन कमर्शियल बैंक से जब वो मनी बोरो करता है, जिस रेट पे वो बोरो कर रहा है मनी, जिस रेट पे वो उधार ले रहा है, उसी रेट को क्या कहते हैं हम? रिवर्स रेपो रेट। इसको रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेपो रेट में क्या हो रहा था? रेपो रेट में आरबीआई लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? कि जो बैंक्स होते हैं ये आरबीआई को लोन देते हैं, मनी दे देते हैं, बोरो कर लेता है आरबीआई मनी। तो याद रखिएगा, और बैंक्स को क्या मिलता है इस मनी के बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। अदरवाइज बैंक्स क्यों देंगे आरबीआई को पैसा अपना? वो कस्टमर्स को दे देंगे लोन के फॉर्म में। वो आरबीआई को पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि आरबीआई यहां पर उस मनी के बदले में उनको इंटरेस्ट देता है। जैसे रेपो रेट के अंदर हमने देखा था कि बैंक्स को इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाना पड़ रहा था, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई को भी इंटरेस्ट के साथ बैंक्स को पैसा चुकाना पड़ता है। तो यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेजर मॉनेटरी टूल है जिसके थ्रू मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक रेट आता है इसमें जो कि बैंक रेट जिसे कहा जाता है, और कहीं ना कहीं रेपो रेट जैसा ही दिखता है। पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। कि जब हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया के अंदर कौन है? हमारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, जब वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, लोन बांटता है, तो जिस रेट के ऊपर लोन बांटता है उस रेट को क्या कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज, आपको लगेगा सर रेपो रेट में भी तो यही हो रहा था, रेपो रेट के अंदर भी तो हमारा जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई वो अदर बैंक्स को क्या दे रहा था? लोन प्रोवाइड कर रहा था। तो बैंक रेट में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? देखिए सिंपल से कुछ डिफरेंसेस है बैंक रेट के। पहली चीज, जिस तरह से रेपो रेट के अंदर, रेपो रेट में हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक्स को कोलेट्रल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा करवाना होती है, बैंक रेट के अंदर कोई भी कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व व्हाइल चार्जिंग द बैंक रेट। दैट मींस कमर्शियल बैंक्स को कुछ भी कोलेट्रल लिखवाने की या कोलेट्रल आरबीआई के पास जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है बैंक रेट के केस में। ये डिफरेंस है रेपो रेट के साथ। दूसरे पॉइंट की बात की जाए कि रेपो रेट जो है वो हमेशा कम होगा, याद रखिएगा, बैंक रेट से हमेशा कम होगा, बैंक रेट से। क्यों? क्योंकि रेपो रेट के ऊपर बैंक्स लोन कब लेते हैं? जब उन्हें बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म के लोन है, वो जल्दी से चुकाना है, ओवरनाइट बेसिस के ऊपर है। बैंक रेट की अगर बात की जाए तो ये लोन जो होते हैं कई बार लॉन्ग टर्म के भी हो जाते हैं, लंबे समय के लिए लोन लेना है तो रेपो रेट का जो रेट होता है वो हमेशा बैंक रेट से क्या रहेगा बच्चों? थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। रेपो रेट जो है, सॉरी, रेपो रेट का जो रेट है वो हमेशा बैंक रेट से थोड़ा सा कम ही होता है, और बैंक रेट क्या होता है? हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो देखिए बैंक रेट भी हमने यहां समझ लिया है, रेपो रेट भी हमने समझ लिया है, रिवर्स रेपो रेट की भी हमने बात कर ली है। तो यहां पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज के जितने टूल्स पड़े हैं हमने काफी ब्रीफ पॉइंट के अंदर हम उसको समझा है, हमने बहुत डिटेल में हम नहीं गए। वी आर डूइंग द क्रैश कोर्स, तो बहुत डिटेल में जाने का अभी फायदा नहीं है। इस पॉइंट से ही अगर क्वेश्चन आया तो जितना हमने समझा है उससे ही आप क्वेश्चंस को 100% लगा लेंगे। चलिए, इसके अलावा एक और टूल होता है जिसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे ओएमओ के नाम से जाना जाता है। देखिए एक न्यूज आई थी करंट अफेयर्स के अंदर, आपको याद हो तो तकरीबन ये जनवरी 1 2001 की न्यूज है कि आरबीआई टू कंडक्ट सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज साइमल्टेनियसली। आरबीआई हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेस करने वाला है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल और परचेस जिस मार्केट के अंदर की जाती है, जिस फंक्शंस के थ्रू की जाती है, उसी को कहा जाता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन के बाद हमारी जो भारत सरकार है उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप पैसों की जरूरत है तो आप या तो आप दूसरी कंट्री से लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरोइंग ले सकते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं, आईएमएफ के पास चले जाते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं। या एक और काम किया जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिलीज कर देना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सरकार रिलीज करती है और उसे मार्केट में बेचती है। मार्केट में खरीदेगा कौन उस सिक्योरिटी को? हम लोग भी खरीद सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स परचेस करते हैं, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या बेसिकली मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज परचेस करती है। अब जब वो परचेस करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले वो क्या पेमेंट करती है? मनी को पेमेंट करती है, पैसा देती है। उस पैसे का यूज गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के अंदर कर सकती है या मार्केट की फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए कर सकती है। जैसे इस न्यूज के अंदर यही हुआ है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, हमारा आरबीआई जो है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेस करने वाला है। अब सेल और परचेस कब करेंगे? जब सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उससे सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी और बाहर से उनको मनी को बोरो नहीं करना पड़ता है। अभी जो सेलिंग और परचेसिंग दोनों चीजें होती है ना, सेल तो करने का बात मैंने बता दी कि सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सरकार परचेस भी करती है। मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक के पास, किसी इंडस्ट्री के पास, किसी पर्सन के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो सरकार उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस भी करती है ना। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं कि किस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और किस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। देखिए यहां पर इसका एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, द परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज in the open market operations by a central bank are a key tool used by the Federal Reserve in the implementation of the monetary policy। मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ाना है तो सरकार क्या करने लगती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करना स्टार्ट कर देती है। परचेस करेगी,
मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकार ने मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर ली। अब परचेस अगर सरकार ने मुझसे करी है तो सरकार मुझे क्या देगी उसके बदले? पैसा देगी। पैसे को मैं क्या करूंगा? मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जब भी मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सरकार क्या करने लगती है? परचेस करने लगती है। पर जब भी मार्केट से मनी के फ्लो को कम करना पड़ता है या कम करने की जरूरत पड़ती है तो सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, सिंपल सी चीजें। और तीसरी बात, सरकार को जब भी शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत पड़ती है तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू ही सरकार को वो मनी मिल जाती है। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेलिंग और परचेसिंग की जाती है वो कौन करता है? वो आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। और जिस ऑपरेशन के थ्रू ये सेलिंग और परचेस की जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, उस ऑपरेशन को ही बेसिकली क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिकली चीजों को समझिएगा तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक और देश में एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग बॉडी होती है जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम ग्रामीण बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइएगा कि आज देश में कितने रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कितने ग्रामीण बैंक्स हैं और कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, कितने सरकारी बैंक हैं। ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए, अब रीजनल रूरल बैंक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर बात करें कि आरआरबीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है। ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो रूरल एरियाज हैं उनकी फाइनेंशियल जो भी फंक्शंस हैं या फाइनेंशियल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे पूरा किया जा सके। गांव के अंदर जो बैंक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका मेजर फंक्शन यही होता है कि उस विलेज एरिया के अंदर या उस रूरल एरिया के अंदर उनकी क्रेडिट का क्या मतलब होता है? उधार की, उनकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, यही पूरा का पूरा फंक्शन किसका होता है? हमारे रीजनल रूरल बैंक्स का। चलिए अब देख लेते हैं बने किससे थे ये रीजनल रूरल बैंक्स। यहां पर अगर बात की जाए तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप कमेटी जो कि 1975 के अंदर बनी थी, इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही, ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, कमेटी पूछ ली जाती है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर रीजनल रूरल बैंक सेटअप हुए? नरसिम्हन ग्रुप वर्किंग कमेटी। नरसिम्हन ग्रुप वर्किंग कमेटी 1975 के अंदर जो बनी थी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप किया गया था भारत देश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि रीजनल रूरल बैंक्स का एक्ट कौन सा था, तो एक्ट था इसका 1976। जैसे आरबीआई का 1934 एक्ट था, रीजनल रूरल बैंक्स का भी एक्ट कौन सा था? 1976 था। इसके अलावा आपको याद हो तो मैंने प्लानिंग वाले लेक्चर के अंदर बताया भी था आपको कि देश का जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 के अंदर सेटअप किया गया था। याद आ रहा है कुछ? गांधी जी, है ना, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। गांधी जी का जो इकोनॉमिक प्लान था वो क्या था कि रूरल एरियाज को ज्यादा डेवलप किया जाए। दैट्स व्हाई यहां पर 2 अक्टूबर 1975 को पहला रीजनल रूरल बैंक, जिसका क्या नाम था? प्रथमा बैंक, वो स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि द आरआरबीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय 3 एंटिटीज देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स एज फ्लोस। देखिए एक सिंपल सी चीज यहां पर है कि जब किसी आरआरबी को सेटअप किया जाता है तो उस बैंक के अंदर 3 चीजों का शेयर होता है, 3 चीजों की होल्डिंग होती है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस की होल्डिंग होती है। आरआरबी के अंदर जो 50% शेयर होता है, 50% शेयर्स होते हैं, वो किसके होते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। दैट मींस किसी भी रीजनल रूरल बैंक के ऊपर, किसी भी ग्रामीण बैंक के ऊपर 50% अधिकार, 50% शेयर्स वो किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, जिस भी स्टेट के अंदर वो आरआरबी है, आप देखिएगा आपके स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ग्रामीण बैंक होंगे। जैसे अगर एमपी की बात करें तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक है। तो यहां पर जिन भी स्टेट्स के अंदर वो ग्रामीण बैंक होते हैं, उस स्टेट का यहां पर 15% का शेयर होता है, 15% का अधिकार होता है। और जिस भी स्पॉन्सर इन आरआरबीज के जो बैंक होते हैं, मान लीजिए कि किसी आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक है एसबीआई, तो उस स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता है आरआरबी में वो 35% का होता है। ये रेशो याद रखिएगा, 50, 15 और 35 का। 50 किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 15 किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है, जिस भी स्टेट के अंदर वो आरआरबी है।
और 35% किसका होता है यहां पर, स्पॉन्सर बैंक का होता है, जिस बैंक ने उस आरआरबी को स्पॉन्सर किया है ना, याद रखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है हमारी, नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यह काम दिया गया था कि वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करे और वहां की लोन और क्रेडिट की जो भी समस्याएं उसे दूर करे। देखिए हो ये रहा था कि आरबीआई के पास ऑलरेडी कमर्शियल बैंक्स के इतने ज्यादा फंक्शंस थे कि रूरल बैंक्स के ऊपर आरबीआई ध्यान ज्यादा दे नहीं पा रहा था। आरबीआई रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा था। दैट्स व्हाई यहां पर एक कमेटी आई थी, उस कमेटी का नाम आप याद रखिएगा, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कमेटी का नाम काफी बड़ा है, आई नो, जानता हूं मैं, कमेटी का नाम काफी बड़ा है, बट आपको इस कमेटी के चेयरमैन के नाम से जानना है। इस कमेटी के चेयरमैन थे श्री बी शिवरमन। दैट्स व्हाई कई बार इस कमेटी को शिवरमन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेंडमेंट्स वाले लेक्चर में बताया मैंने आपको, कमिटीज जो है वो उनके चेयरमैन के नाम से ज्यादा जानी जाती है। तो इस कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, आरआरबी के रिकमेंडेशन के हिसाब से यहां पर नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को देश के अंदर नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। इसका मेजर फंक्शन यही था, रूरल क्रेडिट को प्रॉपरली कंप्लीट करना, या जो भी ग्रामीण इलाके की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करना। अब यहां पर अगर बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, और करंट चेयरमैन की बात की जाए, जो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है आपसे, इसके जो करंट चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी आर चिंताला। याद रखिएगा, ये करंट चेयरमैन है किसके, नाबार्ड के। चलिए बच्चों, आज हमने बैंकिंग को थोड़ा सा ब्रीफली आज के लेक्चर में समझ लिया है, जितना भी एग्जाम्स के लिए हमारे रिक्वायर्ड है। कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से हम लगा लेते हैं कि देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आंसर है, और बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर देने। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, वेयर डू द कमर्शियल बैंक्स कीप देयर लिक्विड एसेट्स अंडर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर के अंदर जो भी कमर्शियल बैंक्स का जो एसेट्स होता है वो यहां पर किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास, अदर बैंक्स के पास, मार्केट के पास, या किसी के पास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ईयर आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, 1935, 1949, 1969 या 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। इसमें से कौन सी चीजें सही हैं, कौन से फंक्शंस आरबीआई परफॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है इसका, इट इज द बैंक ऑफ इशू। इसका क्या मतलब है, करेंसी इशू करता है वो। बैंक्स ऑफ इशू का बेसिकली मतलब है कि वो करेंसी को इशू करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज द बैंकर ऑफ द अदर बैंक्स, की अदर बैंक्स का बैंकर है। चौथा स्टेटमेंट है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, नाबार्ड के एस्टैब्लिशमेंट का ईयर पूछ रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसीज को समझ लिया है, बैंकिंग को थोड़ा सा ब्रीफली समझा है, और हमने ये भी देख लिया है कि किस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज को और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आई होप आपको लेक्चर के अंदर बताई गई सारी चीजें समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।